देखिए आज हम लोग टीजीटी झारखंड और केवीएस पीजीटी दोनों का सिलेबस कुछ पोर्शन तक सेम रहता है। तो जो पोर्शन सेम रहेगा उसका सेम हम लोग पढ़ लेंगे, और जो अलग अलग होगा उसको केवीएस पीजीटी का ये थोड़ा ज़्यादा इसमें पोर्शन है, इसमें कम पोर्शन है, तो ये जो दोनों में मैच करता है वो एक साथ पढ़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग केवीएस पीजीटी का अलग से पढ़ा लेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीजीटी का आया है कॉमर्स, और टीजीटी झारखंड कॉमर्स के लिए आज हम लोग सिलेबस चूँकि पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। तो अगर देखें तो इसमें जो सबसे पहले अकाउंट्स टॉपिक पढ़ना है। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो टीजीटी वाले में जो अकाउंट्स होगा वो पार्ट बी में होगा, और केवीएस पीजीटी में अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी सबसे पहले दिया है। अकाउंट्स आपका सबसे ऊपर में ही है। तो अकाउंट्स में सबसे पहले लिखा है कि बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना आपको। तो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, दोनों मीडियम में लिखेंगे, जिनका जो होगा अपना लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग से शुरू होते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है, कितने सिस्टम है अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बताइए कितने सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किए गए। अकाउंटिंग मीन्स क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी बिजनेस में लेन देन होते हैं उसको लिखेंगे कैसे, लिखने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए ना। पुराने ज़माने में भी एक सिस्टम था, इसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन की प्रणाली। दो सिस्टम डेवलप किए गए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम थे, तो अभी मेनली दो सिस्टम हमारे यहाँ चलते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो आप जानते हैं, इसको बोलते हैं इकहरा लेखा प्रणाली। एंड सेकेंड सिस्टम जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम। एक और सिस्टम हमारे यहाँ चलता है जिसको हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन वो अब हट गया है, उसका अब कोई काम है नहीं। इसको बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। और एक अब अभी नया एक और आ गया जिसको आप बोल सकते हैं मिक्स्ड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें दोनों मिक्सअप रहता है, कुछ ये पोर्शन रहता है, कुछ ये पोर्शन रहता है। बट अभी इंडिया में हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो अलग अलग सिस्टम थे। कुछ सिस्टम हट चुका है, जैसे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हट चुका है, वहाँ मारवाड़ी लोग अलग तरीके से लिखता था, गुजराती लोग अलग तरीके से लिखता था, अपने रिकॉर्डिंग्स करता था। तो वो सब सिस्टम हटा के दो सिस्टम डेवलप किया गया। पहला सिंगल और दूसरा क्या है, डबल। नाम से ही पता है सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि इसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक ही बार लिखेंगे, नाम ही सिंगल एंट्री सिस्टम। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहाँ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक बार, अच्छा सारे ट्रांजैक्शन को नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन को एक बार इसमें लिखते हैं, कुछ को दो बार लिखते हैं, और कुछ को लिखते ही नहीं। जैसे कैश में अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो दुकानदार कुछ नहीं लिखता, रिकॉर्डिंग ही नहीं करता। उधार हो गया तो चलिए एक बार लिख लिया। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होता है जिसको लिखता है, और इसमें स्पेशली हम लोग जो बनाते हैं पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो पहले लिखते हैं ये किसके लिए सूटेबल होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री का मतलब किसी ट्रांजैक्शन के सिंगल एस्पेक्ट को लिखना है, और डबल एंट्री का मतलब है किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखना है। अगर एक ट्रांजैक्शन होता है तो उसका दो एस्पेक्ट होते हैं, दो कम से कम मिनिमम पार्टीज होने चाहिए उस ट्रांजैक्शन में, तो दोनों पार्टी के बुक में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये किसके लिए सूटेबल होगा, तो बोलता है सूटेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए सूटेबल होता है, छोटे व्यापारियों के लिए, जिसके लिए पॉसिबल नहीं होता है डबल रखना। जिस बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने अकाउंटिंग को डबल में रखे, वो सिंगल यूज़ करता है। दूसरा, अच्छा ये साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, तो बोलता है अनसाइंटिफिक टेक्निक है, या अनसाइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं। ये ऐसा मेथड है जिसको कोई भी सही नहीं मानता है, अवैज्ञानिक पद्धति है। तीसरा, पहला हो गया कि सूटेबल होता है स्मॉल ट्रेडर के लिए, छोटे बिजनेसमैन इस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करता है। दूसरा, अनसाइंटिफिक टेक्निक है, ना कोर्ट इसको सही मानता है, ना कहीं कोई भी इसको सही नहीं मानता है, सिस्टमेटिक नहीं होता है। अब इसमें जो हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, वो भी रियलिस्टिक नहीं होता है, वो भी साइंटिफिक नहीं होता है, वो भी बिलीव करने लायक नहीं रहता है। इसलिए इसके अकाउंटिंग सिस्टम ही अलग होते हैं। तो आगे लिखेंगे, पहला चीज़ हम लोग समझ गए। अच्छा, इसका कब क्रिएशन हुआ है, पहले लिख लीजिए। सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट
टेक्निक है अकाउंटिंग का, सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका है अकाउंटिंग करने का। आज भी किसी को अगर लिखने बोलिए तो यही लिखेगा। लेखांकन की पुरानी एवं आसान तकनीक, ये 3 बात हम लोग इसमें लिखे और बहुत सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। पहला एक सिंगल एंट्री सिस्टम, जितने भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए सूटेबल होता है। अब कोई पान का दुकान खोल के रखा है तो वो भी अपने यहाँ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता होगा ना, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेगा? सिंगल एंट्री सिस्टम में। अच्छा, दूसरा है कि ये अनसाइंटिफिक मेथड है, ये सही नहीं है, इसको कोई भी सही नहीं मानता, कोर्ट भी सही नहीं मानेगा ऐसे सिस्टम में। अगर कोर्ट में ऐसा सिस्टम लेके जाइएगा केस करने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके फैसले को सुनाना तो बात की बात है, पहले केस ही नहीं लेगा आपका, क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। कुछ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए ये अनसाइंटिफिक होता है। और तीसरा क्या है? सिंपल और ओल्डेस्ट टेक्निक है, रिकॉर्डिंग का सबसे पुराना तकनीक है। इसके लिए स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता, कोई भी आदमी इसको रख सकता है, बस रुपये पैसे का नॉलेज होगा, ये अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई कर सकता है अपने यहाँ। अब इसमें बताइए आप लोग, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, राशन बेचने वाला, छोटे छोटे बिजनेसमैन, कई राशन बेचने वाला भी डबल में रहता है, फल बेचने वाला अगर बड़ा है तो डबल एंट्री सिस्टम रखता है, तो वो भी है। छोटे बिजनेसमैन अगर इसमें रखते हैं तो ये लोग प्रॉफिट निकालता कैसे होगा? छोटा बिजनेसमैन कैसे प्रॉफिट डिटरमाइन करता होगा सिंगल एंट्री सिस्टम में? सेल और परचेज नहीं, प्रॉफिट कैसे निकालता होगा ये? इसका एक ही तरीका है प्रॉफिट निकालेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रॉफिट इक्वल टू ये लोग करता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सोचिए, सुबह सुबह उठा, एक ठेला वाला फल लगाया, 500 रुपये का फल डाल दिया ठेला पर, चला गया, शाम होते होते बेच के आ गया 800 रुपये लेके, तो प्रॉफिट कैसे हुआ? 500 लगाया था, सुबह सुबह 500 का फल लिया ठेला पर, शाम होके बेच दिया, सारा फल बेच के आ गया 800 रुपये घर लेके, तो प्रॉफिट कितना कमाया? कैसे आप निकाले? यही तो किए। ओपनिंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था? 500, और क्लोजिंग में उसके पास कितना है? 800। तो जो डिफरेंस होगा बिटवीन क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। और अगर कहीं उल्टा हो गया, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा हो जाए और क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, जो कि जनरली इसमें नहीं होता है। उसको लॉस होने लगेगा तो बेचेगा ही नहीं, तो जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर लॉस आ गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा और क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी इसके यहाँ जो प्रॉफिट का डेफिनेशन है वो बोलता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से जितना ज़्यादा होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से जितना ज़्यादा होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। और लॉस का डेफिनेशन बोलता है कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग कैपिटल ओवर क्लोजिंग कैपिटल इज कॉल्ड लॉस। मतलब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेरा क्या होगा? लॉस होगा। इसका प्रॉफिट लॉस ऐसे डिटरमाइन होता है। इसके लिए यहाँ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनता, ये ऐसे ही बना लेता है। तो ये सबसे पुराना है। अब कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको सिंगल एंट्री सिस्टम में अपना अकाउंटिंग करने के लिए छोड़ दिया गया है कि आप सिंगल में ही रखिए, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन है, अगर सरकार इसको डबल में फोर्स कर देगी कि आपको अपना अकाउंटिंग डबल में रखना होगा। अच्छा, ये अपनी मर्जी से चॉइस करना है कि सिंगल में रखना है डबल में, या गवर्नमेंट डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अपनी मर्जी से होगा तो सब आदमी इधर रख लेगा, टैक्स बचाने के चक्कर में। इसको टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं इसके पास। अब बताइए, राशन दुकानदार हो सकता है एक बैंक में जॉब करने वाले से ज़्यादा राशन दुकानदार कमा रहा है, बैंक वाला टैक्स दे रहा है बेचारा सैलरी के ऊपर, और राशन दुकानदार नहीं दे रहा है। अंतर क्या है कि रिकॉर्डिंग उसके पास नहीं है। अगर सीबीआई क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसके दुकान में छापा मार ले तो पता नहीं कर पाएगा कितना कमाता है, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्डिंग नहीं उसके पास, क्रेडिट का रिकॉर्डिंग है। जो डायरी अगर पकड़ के ले भी जाएगा कि इसी डायरी में लिखता है लेके चलो, तो दुकानदार क्या बोलेगा कि सर ये तो उधार है, जब पैसा मिलेगा तब ना देंगे, अभी तो उधार हम इतना बेचे, कैश का तो कहीं रिकॉर्ड नहीं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, टैक्स देना नहीं है और लगता है कि मेरे यहाँ डबल एंट्री सिस्टम सूटेबल नहीं होगा, हम सब अपने बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बनाया गया सिंगल एंट्री सिस्टम। आज भी ये पुराना टेक्निक है। वैसे सबसे पहले दुनिया में यही चल रहा था। डबल एंट्री सिस्टम कब आया? 1494 में आया। तो 1494 से जो पहले अकाउंटिंग होता होगा वो सिंगल ही ना चलता होगा। तो इस दुनिया में सबसे पहले सिंगल चल रहा था, लेकिन डबल हमारे पास कब आया? 1494 में। कौन दिए तो सब जानते होंगे, लूका पिसुली।
इनको फादर बोला जाता है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, है ना, ये बगल में ही लिख देते हैं। हाँ, लूका पेसोली, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के फादर हम लोग लूका पेसोली को बोलते हैं। और कब लाए थे ये कॉन्सेप्ट? 1494 में। अच्छा, कौन से कंट्री के थे? इटली के थे। ये तो आप जानते ही होंगे इसके बारे, इनके बारे में कि इटली के थे और मैथमेटिक्स के विद्वान थे, यानी इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स के ऊपर था। तो भाई मैथमेटिक्स वाला आदमी कॉमर्स में अकाउंटिंग में कैसे दे दिया? तो सिर्फ इनका यही कहना था, ये अकाउंटिंग के लिए बहुत कुछ नहीं दिए, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अकाउंटिंग के लिए, बट इनिशियल जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक एस्पेक्ट दिया कि ट्रांजैक्शन को अगर सही से लिखना है तो डबल लिखिए, सिंगल नहीं। क्योंकि देखिए होता क्या था, पहले समझ लीजिए। 1494 से पहले 1494 से पहले जब ये कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे तो वहाँ पे सिंगल लगता था। अब सोचिए जब सिंगल लगता होगा हर बिजनेस में तो क्या होता होगा जानते हैं? रोज़ मारपीट, झगड़ा झंझट। कभी दुकानदार बोल रहा है कि हम पैसा दिए हैं, कस्टमर बोल रहा है पैसा दिए, दुकानदार बोल रहा है नहीं दिए। तो अगर इस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा तो बिज़नेस स्मूथली नहीं चलेगा, बिज़नेस आराम से नहीं चल पाएगा। तो बिज़नेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या करना होगा? एक सिस्टम डेवलप करना होगा। और इनका यही ये था कि अगर हम दोनों एस्पेक्ट को लिखेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम मेनली होता है रिकॉर्डिंग को लेके। आज भी अगर किसी छोटे छोटे बिजनेस में झगड़ा हो रहा है, दूध खरीदते हैं हम लोग, वहाँ पे झगड़ा होगा, हम 13 तारीख को नहीं थे यहाँ और आप चढ़ा दिए भैया, तो ये झगड़ा किस चीज़ को लेके हो रहा है? सिर्फ रिकॉर्डिंग को लेके। टाइम पर रिकॉर्डिंग करता, सही रिकॉर्डिंग करता तो कोई विवाद ही नहीं होता। कहीं भी देखिए इस जगह पे बिज़नेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ रिकॉर्डिंग को लेके। तो अगर रिकॉर्डिंग का सिस्टम हम ठीक कर दें तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो बिज़नेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे और हम अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए 1494 से पहले जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये दिए कि क्यों ना हम बिज़नेस के दोनों एस्पेक्ट को लिखेंगे। अब सोचिए अगर राशन दुकानदार हैं और सिर्फ अपने डायरी में लिखते हैं, कस्टमर के डायरी में नहीं लिखते हैं, अपने यहाँ सिर्फ लिखते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रात में आप चढ़ा दियो या कस्टमर खा के भूल गया, बोला हम खाए नहीं ये चीज़, तो आप कैसे उसको प्रूव कीजिएगा? कोई तो आपके पास ना रसीद काट के देते हैं ना कुछ करते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि उनके पास भी एक डायरी रखें, हमारे पास भी एक डायरी रहे और एक ही बार दोनों में चढ़ाएं, तब तो कोई गलती का चांस नहीं होगा। अगर पैसा दे रहे हैं वो तो अपने डायरी में भी चढ़वाएंगे, मेरे डायरी में भी चढ़वाएंगे, तब कोई चांसेस नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि 1494 में ये बताया कि नहीं आप ऐसा करो, ट्रांजैक्शन के जब दो पार्टी होते हैं तो दोनों को लिखो तो आसान पड़ेगा आपके लिए। बस इसके लिए इनको फादर बताया गया। बाकी तो जो अकाउंटिंग का मेनली कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया के अंदर नहीं और भी दुनिया के अलग अलग देशों में लाए हैं, उनका उसमें सबसे बड़ा रोल है बाटली बॉय का। उसमें से भारत में 3-4 लोगों का रोल है जो अकाउंटिंग को डेवलप किया इंडिया के अंदर, लेकिन फादर हम लोग इनको बोल देते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि चूँकि इनिशियल जो स्टेप था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में इनका ही दिया हुआ था, इसलिए इनको फादर बोल देते हैं। यहाँ तक समझ गए? सिंगल समझ गए? सिंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट। छोटे बिजनेसमैन जितने होंगे सिंगल सूटेबल है, उनके लिए सिंगल ही रखना। बताइए पान दुकानदार के लिए अगर गवर्नमेंट डबल कर दे कंपलसरी तो बेचारे को क्या करना होगा? पहले तो कंप्यूटर सिस्टम लगाना होगा अपने दुकान में। अब कंप्यूटर खुद नहीं चलाने जानता है तो एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो उसको आराम से डेबिट क्रेडिट करके टैली में अकाउंटिंग कर सके। तो बेचारा जितना पान में कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा उसका अकाउंटेंट लेके चला जाएगा। तो सरकार उसके लिए कंपलसरी नहीं की है, बोले कि ठीक है तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, तुम अगर चाहोगे। ऐसा नहीं कि पान दुकानदार नहीं डबल में रखा है, बहुत सारा। अभी बनारस पान दुकान आता है, उसका फ्रेंचाइजी आता है, देखिए वहाँ डबल एंट्री चाहिएगा तो बिल कटाना पड़ेगा आपको। चाय बेचने वाले छोटे हम लोग समझते हैं, MBA चाय वाले के पास जाएगा टोकन कटाना पड़ेगा, वो डबल में रखा हुआ है, वो सिंगल नहीं रखा है, वो डबल में रखा है। तो ऐसी स्थिति में देखना है कि छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है डबल में रखना, गवर्नमेंट उनको छोड़ रखी है कि आप अपना अकाउंटिंग सिंगल में भी रख सकते हो। आपको ना टैक्स देना है, ना अपना अकाउंटिंग प्रेजेंट करना है, ना अकाउंटिंग को ऑडिट कराना है। कोई CA बुलाने की जरूरत नहीं ऑडिट करने के लिए। ये छोटे बिजनेस है। जैसे जैसे आपके बिज़नेस का साइज़ बड़ा होता जाएगा आपके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और बताइए हमारे यहाँ अगर ट्यूशन में देखें तो 500 बच्चे 400 बच्चे हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं सबको याद करें कि किसका कितना फ़ी जमा है। तो क्या करेंगे हम? लास्टली रोज़ हम झगड़ा झंझट करें, उससे बेहतर ये है कि उसको सिस्टम हम बदल देंगे। तो सिस्टम में जो अकाउंटिंग सिस्टम यानी रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो हम बदल के क्या कर देंगे? डबल। कि भाई रिसिप्ट आप लेके जाइएगा, पेमेंट आप किए हैं। जैसे कॉलेज में देखिए पेमेंट आप करते हैं, रिसिप्ट अगर कॉलेज में रिसिप्ट नहीं दिखा रहे हैं तो कॉलेज नहीं मानेगा, वो बोलेगा हम ये मानेंगे कि आप पेमेंट नहीं किए।
पेमेंट किए तो रसीद दिखाइए। बात समझ गए? तो ये डबल एंट्री सिस्टम इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म है कि जैसे जैसे बिजनेस का साइज़ बड़ा होता जाता है, रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग डेवलप कर लेते हैं कौन सा सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे किसी तरह का एरर नहीं होता है, एरर फ्री सिस्टम है, इसलिए इससे बेहतर कोई सिस्टम बना ही नहीं है। अब कुछ ऐसे सिस्टम है जहाँ पे हाइब्रिड कर दिया, हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों को मिक्स कर दिया। कुछ क्या करता है, बिना बिल का काट देगा और कुछ बिल के साथ काटेगा। देखिएगा कुछ बिजनेसमैन ऐसा है कि जो कच्चा पक्का बोलता है, पक्का मतलब ये, कच्चा मतलब इधर लपेट लेगा, जीएसटी बचा लिया इधर का, तो अलग चीज़ है। हाइब्रिड सिस्टम बोलता है कि इसके लिए हम बिल काटने की ज़रूरत नहीं हमारे पास और इसके लिए हम बिल काट देंगे। तो हाइब्रिड हम लोगों को सीखना नहीं है। तो पहला हम समझ गए, और ये किसके लिए सूटेबल होगा बताइए तो? बिग बिजनेस कर देते हैं, बड़े व्यवसाय के लिए। हाँ, बड़े व्यवसाय के लिए उपयोगी। अच्छा, ये साइंटिफिक टेक्निक है, इसको दुनिया सब आदमी मानेगा, कोर्ट में भी लेके इसको जाएंगे तो सब जाने, साइंटिफिक मेथड कर देते हैं, इसको कोई हटा नहीं सकता। ये साइंटिफिक टेक्निक समझ रहे हैं ना? साइंटिफिक। एक बात बताइए कि अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी राशन के दुकानदार के यहाँ 5,000 का राशन खाएं और हम बोल दें कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना कर लो, तो क्या कर सकता है? इतना बोलने से पहले थोड़ा शरीर में मजबूत रहना होगा, नहीं तो उठा के पटक देगा। क्या कर सकते हैं? अगर हम बोल दें कि हम पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, तो उसके पास क्या लीगल ऑप्शन है? वो कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अब अपने डायरी में अपने हाथ से आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, ये प्रूफ है। अगर उसके बेस पर को ले लेता है थाना उसका केस भी, कोर्ट में मामला चला भी जाता है, तो हम क्या करेंगे? जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन जाएंगे कोर्ट में, बैठे बैठे अपनी डायरी में अपने हाथ से हम भी लिख देंगे कि सर ये हमसे 4 लाख रुपए लिया है 3 जनवरी 2017 को, हमको दिला दीजिए, इसका पैसा 13,000 काट के दे दे बाकी पैसा हमको। तो कोर्ट ना उसकी बात सुनेगा ना मेरी बात सुनेगा, क्योंकि ना उसके लिए कोई प्रूफ है उसके पास और ना मेरे पास कोई प्रूफ है। इसलिए कोर्ट बोलता है ये अनसाइंटिफिक है, हम इसको मानेंगे नहीं। लेकिन इसमें जब रसीद कटा, इसका मतलब है कि आपका पेमेंट हुआ होगा। तो इसमें हम लोग साइंटिफिक टेक्निक हम लोग लगाते हैं, ये पूरा प्रूफ रहता है, कहीं आप इसमें इधर उधर नहीं कर सकते हैं। सारा अकाउंटिंग सिस्टम, और बैंक के साथ 1 रुपये का गड़बड़ी नहीं कर सकते, दुकानदार के साथ 50,000 का भी गड़बड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने यहाँ कौन सा सिस्टम लगाते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए बताइए, सिंगल या डबल? तो हम लोग चूँकि अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं और अकाउंटिंग में कौन सा सिस्टम हम लोग को पढ़ना है? डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम, और यही हम लोगों को पढ़ना भी है। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या बोलता है कि किसी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए तो 2 आदमी चाहिए ना, एक खरीद रहा है तो कोई बेच रहा होगा, कोई पेमेंट कर रहा है तो कोई पेमेंट ले रहा होगा, 2 पार्टी तो चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। तो लेन देन के लिए 2 पार्टी चाहिए, तो दोनों पार्टी के बुक में लिखिए, खरीदने वाले के भी बुक में लिखिए और बेचने वाले के भी बुक में लिखिए। तो ये बताता है डबल एंट्री सिस्टम कि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे तब किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब यहाँ एक और चीज़ देखना है कि डबल एंट्री सिस्टम जो डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया? 1494। कौन है फादर? लुका पैसोली। इसमें ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट को लिखा जाता है? 2 एस्पेक्ट को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप। अच्छा, लेन देन क्या होता है ये समझ रहे हैं आप लोग? बेसिक अकाउंटिंग टर्म तो ठीक होना चाहिए। लेन देन क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, ट्रांजेक्शन को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकेंगे। जिस लेन देन को पैसे के रूप में माप सकते हैं उसी लेन देन का रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको पैसे के रूप में माप नहीं सकते उसका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में बाकी जगह पे छोड़ दीजिए। तो चलिए, डबल एंट्री सिस्टम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी लेन देन में, किसी ट्रांजेक्शन्स में कितने पार्टी हैं, और अगर 2 पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी होने चाहिए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो सकता है। तो अगर 2 पार्टी मिनिमम है तो दोनों पार्टी के बुक्स में जाके हमको अकाउंटिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना है। अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया अभी आपको? अकाउंटिंग मीन्स आप बोल सकते हैं आउट ऑफ। अब देखिए क्या क्या अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, लेखांकन में सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? क्लासिफाइंग। इसको बोलते हैं अभिलेखन करना बोलते हैं।
पहले जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन उस बोला जाता था ना, उसमें यही माना जाता था कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स अकाउंटिंग, लिखने जान गए तो अकाउंटिंग हो गया। लेकिन अभी क्या कर दिया कि अगर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आप जानते हैं तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करने जानते हैं, यानी लेन देन को सिर्फ लिखने जानते हैं, तो बुक कीपिंग है वो। और बुक कीपिंग का मतलब जर्नल होता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल। मतलब आपको थोड़ा मोड़ा अकाउंटिंग का नॉलेज है और आप सिर्फ रिकॉर्ड करने जानते हैं तो समझिए आप बुक कीपिंग जानते हैं। पुस्तक पालन आप लोग सुने होंगे, तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन होगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे, अकाउंटिंग के अंदर लिखेंगे भी, उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, उसके बाद उसका समराइजिंग भी करेंगे, सारांश तैयार करेंगे, और क्या क्या करेंगे बताइए? एनालाइजिंग करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसको निर्वचन बोलते हैं, और लास्ट क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे। संप्रेषण या संदेशवाहन। देखिए ये काम करना है। अकाउंटिंग सीखने का मतलब ये नहीं कि बिज़नेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको लिख दिए अकाउंटिंग हो गया, ऐसा नहीं। अगर आप सिर्फ बिज़नेस के ट्रांजैक्शन को लिखने सीख गए, मतलब जर्नल बनाने सीख गए, तो समझिए आपने क्या सीखा है? रिकॉर्डिंग। जर्नल बना लिए तो रिकॉर्डिंग सीखे। रिकॉर्डिंग को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग तक का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एंड होता है ना, तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन से। आप इससे पहले देखिएगा, रिकॉर्डिंग जब तक कर रहे होंगे तब तक लेजर का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है, और जहाँ से ये शुरू करेंगे यहाँ से आपका लेजर का इस्तेमाल होगा नहीं। रियल अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप क्या क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर? तो पहले बोलता है रिकॉर्ड कीजिए बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। अच्छा, सिंपल सा बात है। अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ ना कि हम लोग इतने ईजी वे में प्रेजेंट कर देंगे अपने रिजल्ट्स को, अपने ट्रांजैक्शंस को, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम क्विकली ला सकते हैं, कोई भी जानकारी हम ला सकते हैं। ऐसे प्रेजेंट कीजिए अपने लेन देन को, ऐसे रिकॉर्ड करके, ऐसे लिख के रखिए अपने लेन देन को कि जो जानकारी चाहे हम तुरंत ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया? उसका रिकॉर्डिंग कर दिए। तो क्या रिकॉर्डिंग करने से सारी जानकारी मिल जाएगी? अगर हमारे बिजनेस में 1 लाख लेन देन पर डे होता है, पर डे 1 लाख ट्रांजेक्शन्स होता है बैंक ऑफ इंडिया। अब सोचिए कि कितना ट्रांजेक्शन होता होगा। तो क्या जर्नल बना के छोड़ देने से बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी रिपोर्ट मिल पाएगा? तो क्या करेगा वो? 1 लाख लेन देन में अगर रमेश का ढूंढना तो पसीना उतर जाएगा, ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करता है वो? रिकॉर्डिंग करता ही नहीं। बैंक यहीं से शुरू करता है, उधर नहीं, यहाँ से शुरू करता है। सबसे पहले क्लासीफाई कर देता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक सीधा बोलता है कि आप अपना खाता खुलवा लीजिए। खाता खोलने का मतलब लेजर, और लेजर का मतलब क्लासिफिकेशन, कि आपको सबसे पहले क्लासीफाई कर देंगे। अब हम बोल रहे हैं कि देखिए, बैंक को बोल रहे हैं कि नहीं, इसी बैंक में मेरे पापा का भी खाता है, तो उसी में मेरा पैसा जमा कर दीजिए। बैंक मानता है? बोलता नहीं, आप अलग पर्सन हैं, आपके फादर अलग पर्सन हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अलग एंटिटी हैं, तो अलग अलग खाता खुलेगा। आपके नाम पर अलग खाता, पापा के नाम पर अलग खाता। ऐसा नहीं कि पापा का है तो पता चला कि मेरा भी उसी में चल गया और मेरी बहन का भी उसी में चल गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि फिर पापा के खाते से हम लोग निकाल लेंगे, पापा उधर जमा करते जा रहे, हम लोग निकालते चले जाएंगे। इसलिए बोलता है सेपरेट होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए किसी भी इन्फॉर्मेशन को बता पाना, तो उसके बाद तुरंत हम लोग बनाते हैं लेजर। लेजर मतलब क्लासीफाई कर लेते हैं कि राम का सारा ट्रांजैक्शन एक जगह लिखेंगे, श्याम का सारा एक जगह लिखेंगे, गणेश का सारा एक जगह लिखेंगे, कैश का सारा एक जगह लिखेंगे, परचेज का सारा एक जगह लिखेंगे, सेल्स का सारा एक जगह लिखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई पूछ दिया कि टोटल सेल कितना हुआ, तुरंत बता देंगे। अगर पूछ दिया कि टोटल कैश कितना आया, तुरंत बता देंगे। लेकिन क्या जर्नल में ये बता पाना पॉसिबल है? जर्नल अगर आपके पास 20 भी ट्रांजैक्शन दे दें और खाली कैश पूछ दें तो टाइम लगेगा। डेबिट है, क्रेडिट है, प्लस माइनस करके टाइम लगेगा आपको बताने में। तो अगर मालिक आपको पूछ दिया और आप अकाउंटेंट है किसी बिज़नेस में, तो अब क्या कीजिएगा? ऐड लेस करते रहिएगा। आपको क्या करना चाहिए? उसको सिंप्लीफाई कर देना, आसान कर देना। और जर्नल को यानी रिकॉर्डिंग को आसान करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लेज़र बनाते हैं, जहां हम क्लासीफाई कर देते हैं उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को। तो पहला है कि जर्नल हमारे पास है, रिकॉर्डिंग। सेकेंड, हम उसको आसान बनाने के लिए क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशन से काम चल जाएगा? राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग, सब अलग अलग बांट दिए। क्या बैंक का उतना ही काम है कि अलग अलग लेजर बना के काम खत्म? नहीं। बैंक तीसरा काम करता है, समराइज करता है। जितने लेजर है ना, जितने खाते उसके यहाँ हैं,
वो सारे को एक जगह पे समराइज़ करता है, समरी बनाता है। अगर ऐसा होता, समराइजिंग का क्या फ़ायदा बैंक को मिलता है वो बता देते। मान लीजिए हम कस्टमर है बैंक ऑफ इंडिया का, मेरा पासबुक जल गया, मेरे घर में आग लगा था, जल गया, और हम ऐसे बेवकूफ़ आदमी थे कि खाता नंबर भी याद नहीं था। अब बैंक पास गए कि बोले सर ये तो हमको याद है कि इसी बैंक में खाता था, लेन देन इसी बैंक में करते थे, बट ना अकाउंट नंबर याद है और ना ही मेरे पास पासबुक है, जल गया। तो बैंक कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि हम सतीश कुमार हैं? तो पहले तो आधार कार्ड दिखाएगा, पैन नंबर मांगेगा, दे दिए। तो कैसे पता चलेगा कौन सा खाता सतीश कुमार का है? तो कहाँ चेक करता है? इसमें नहीं, कहाँ चेक करता है? समराइजिंग में। जो जानता है कि मेरे पास 35,000 अगर अकाउंट है, 35,000 अकाउंट अगर हमारे पास है, तो उसमें से सर्च करके निकाल देगा कि सतीश कुमार का अकाउंट कहाँ पे। और हम लोग समराइजिंग को किस लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक लिखते जाते हैं। रिकॉर्डिंग को हम लोग जो जिस नाम से पढ़ते थे वो था जर्नल, याद है? और क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते थे लेजर। और जब समराइजिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना था? ट्रायल बैलेंसेस। कोई दिक्कत है? इसमें और भी पढ़ना है। ट्रायल बैलेंसेस के बाद पीएल एंड बैलेंस शीट, वैसे ट्रेडिंग भी इसमें आ जाता है। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सब समराइजिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा समराइज कीजिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइज के अंदर क्या करते थे? आप चले जाइए, क्लास 12th में पढ़े होंगे, रेशियो एनालिसिस करते थे। एनालाइज का मतलब था डिटेल स्टडी करना। हम यहाँ तक आपको प्रॉफिट लॉस दे दिए, यानी यहाँ हमको पता चल गया फिनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ हमको क्या पता चल गया कि हम लोगों का बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, और इससे पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। यानी किसी बिजनेस का प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कितना हम प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो पीएल अकाउंट से हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चल जाता है, और बैलेंस शीट से हमको क्या पता चल जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है। तो दोनों जानकारी हमको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग शुरू करते थे एनालाइजिंग करना, और एनालाइजिंग में सबसे पहला काम करते थे कि सारे डेटा को हम लोग कॉम्परेटिव स्टडी करते थे। 2 साल का डेटा रख लिए, दोनों को तुलना करते थे कि पिछले साल से इस साल बढ़ा कि घटा। कॉम्परेटिव स्टडी के बाद रेशियो एनालिसिस पढ़े होंगे, अकाउंटिंग रेशियो जिसको बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सब एनालाइजिंग के अंदर आता है। उसके नीचे आता है इंटरप्रिटेशन। जब हम एनालाइज कर लिए और रिपोर्ट कर दिए, ये किसका काम है? एनालाइजिंग का। यहाँ तक अकाउंटिंग का काम यहीं तक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम हो गया। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद मालिक को समझाएगा, कम्युनिकेट करेगा कि हम जहाँ तक आपके बिज़नेस को समझ पाए, आपके बिज़नेस में ये प्रॉब्लम है और ये ठीक बात है, ये अच्छी बात है, इसको इम्प्रूव कीजिए, और ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका बिज़नेस अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं दिक्कत है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये डॉक्टर हम लोग के साथ यही करता है। हम लोग भी ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, बस यही है कि हम लोगों का इंस्ट्रूमेंट्स अलग होता है और डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट्स अलग होता है। हम लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को। डॉक्टर क्या करता है? ये काम करता है, देख लीजिएगा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करता है कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरा क्लासीफाई करता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आप हम बताएं कि सर पेट में दर्द होता है, तो क्लासीफाई किया कि शायद पेट में दर्द इस कारण से भी हो सकता है, इस कारण से भी हो सकता है, इस कारण से भी हो सकता है। उसके बाद समराइज एक जगह पे किया समरी, और फिर एनालाइज करने के लिए भेज दिया कि जाइए टेस्ट करा आइए। और टेस्ट कराते हैं तो क्या करता है? जो रिपोर्ट्स आता है उसको, रिपोर्ट्स को डॉक्टर देके इंटरप्रेट करता है, और वो समझता है अपने पहले कि ये चीज़ हो सकता है। फिर वो कस्टमर के सामने बैठाता है पेशेंट को और समझाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हुआ होगा, और फिर वो रिकमेंडेशन देता है कि ये दवा आप लोगे, इस तरह से आप ठीक ठाक करोगे तो आपका ये बीमारी ठीक हो सकता है। तो उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, ये काम सीधा मैनेजमेंट वाले का है, ये अकाउंटेंट नहीं कर सकता। नॉर्मल अकाउंटेंट जो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है वो ये नहीं कर सकता है, वो यहाँ तक कर सकता है, उसका काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। यानी 3 तरह का अकाउंटिंग सिस्टम आप लोग को मालूम होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के 3 ही टाइप हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप है लेकिन बेसिकली 3 हैं। अभी भी देखिए हमारे यहाँ थोड़ा इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कुछ विद्वान बोलते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा है, कुछ का कहना है ऐसा है। तो हमारे यहाँ आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए, लेकिन सबसे जो समस्या है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को लेके। बहुत सारे कन्वेंशन ऐसे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पुराने परंपरा पर डिपेंड करते हैं, और ये भारत में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जो भी रूल्स बनता है उसमें कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को ध्यान दिया जाता है, तो उसके कारण आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग के टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर देखें तो फर्स्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग।
दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग ख़त्म होता है ना, वहाँ से शुरू होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी अगर कॉस्ट अकाउंटेंट का काम ख़त्म, वहाँ से किसका शुरू? फाइनेंशियल। और हम लोग अभी तक सबसे ज़्यादा जो किए पढ़े हैं वो यही पढ़े हैं, और अभी भी जो हम लोगों के सिलेबस में है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। उसके बाद जैसे फाइनेंशियल इंड करेगा ना, वैसे शुरू होता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का काम है ये एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना। इसका काम कम्युनिकेट करने का नहीं, इसका काम खत्म हो जाता है बैलेंस शीट बनाने के साथ। बैलेंस शीट बन गया, इसका काम खत्म। उसके बाद शुरू होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम। और यही ध्यान देना है, तो ये तीनों काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो जाता है, और ऊपर वाले जो ये तीनों काम है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, FA का है। और ये जो काम है किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और कॉस्ट अकाउंटिंग तो हम लोगों को पहले ही पढ़ना है, क्योंकि पहले प्रोडक्ट बनेगा तभी तो ये सब काम होगा। प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो ये काम होगा नहीं। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। अब हम लोग देख चुके थे कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग 5 काम कर रहे थे। रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, समराइजिंग कर रहे थे, एनालाइजिंग कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, और एक छठा काम था कम्युनिकेशन कर रहे थे। अब उससे पहले हम लोग छोटा सा एक टॉपिक पूछता है बहुत बार, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बोलता है व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की कला पुस्त पालन कहलाती है। बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसको लिखने का जो टेक्निक है, लिखने का जो आर्ट है, वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। एक बात और ध्यान लिख सकते हैं, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। अब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ लिख देते चलिए, जहाँ पुस्त पालन यानी बुक कीपिंग खत्म होता है, पुस्त पालन समाप्त होता है, लेखांकन प्रारंभ होता है। यानी सिंपल सा फंडा है कि बुक कीपिंग जहाँ एंड करेगा ना, वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। बुक कीपिंग का मतलब है जर्नल जैसे कंप्लीट हुआ आपका तुरंत अकाउंटिंग शुरू हो जाता है। और उसके बाद का जो भी पोर्शन होता है, जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर। एक बात और लिखना है इसके अंदर, वेयर अकाउंटिंग एंड्स। अब क्या होगा? जब अकाउंटिंग एंड करता है ना, क्या स्टार्ट हो जाता है? अकाउंटेंसी स्टार्ट्स। जहाँ अकाउंटिंग एंड करता है, क्या स्टार्ट हो जाता है? तो बोलता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, लेखा कर्म प्रारंभ होता है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट। ये प्रोसेस चलता रहता है, जहाँ लेखा कर्म
समाप्त होता है, अंकेक्षण स्टार्ट प्रारंभ होता है। और वेयर ऑडिटिंग एंड्स, क्या शुरू होगा? रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ? जहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है, शोध प्रारंभ होता है। हम लोग अकाउंटिंग तक रुकते नहीं हैं, ये देखिए पूरा स्टेप चलता है। अब देखिए इसको कैसे कैसे ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। हम इसको इतना जो स्टोरी लिखे ना, इसको सीधा लिख सकते थे। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होते हैं। अब ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं बताइए? ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर लेते हैं कि जो लेन देन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर हो पाया तो इसके बाद क्या होता है? बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग के बाद क्या होता है? बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग के बाद क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है। अकाउंटेंसी के बाद देखिए एरो इधर घुमा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जगह उधर नहीं है, हम नहीं जाना चाह रहे हैं। या अगर इधर से घूमना है तो ऐसे इसके आगे कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू हो जाइएगा उसमें। बताइए इसके बाद क्या होगा? अकाउंटिंग के बाद, अकाउंटेंसी के बाद ऑडिटिंग होगा। ऑडिटिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। ये चलता है एक बिजनेस में, यही ट्रांजैक्शंस चलते हैं। अब इसको समझिए कि हम लोग क्या क्या अभी तक सीख चुके थे इसमें, और कौन सा काम है जो छूट गया है। सबसे पहले क्या काम करना था? ट्रांजैक्शंस, लेन देन हो रहा था, कोई सामान खरीद रहा था, कोई बेच रहा था, किसी को पेमेंट कर रहा था। इसका हम लोग बुक कीपिंग भी सीखे हैं, अकाउंटिंग भी सीखे हैं। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग तो सब जानते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहले जर्नल बनाते हैं। जर्नल का ही दूसरा नाम बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल को ही हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। तो अगर कोई बोलेगा बुक कीपिंग की है, इसका मतलब वो जर्नल ही तक सीखे। अब उसके आगे लेजर अगर सीख लिया और बाकी फाइनल अकाउंट तक सीखा तो उसको अकाउंटिंग बोलेंगे। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान दीजिएगा कि बुक कीपिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह जितना काम था वो करते हैं, और अकाउंटेंसी में हम लोग क्या करते हैं? जो अकाउंटिंग कर चुके हैं उसको चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। कैसे? तो अकाउंटेंट को तो पता होना चाहिए। जैसे फाइनल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट मैच कर जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं? सही है, ट्रायल बैलेंस आपस में मिल गया, सही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं। ट्रायल बैलेंस मिल जाने से, बैलेंस शीट मिल जाने से आपका अकाउंटिंग परफेक्ट एकदम है, ये ज़रूरी नहीं है। वो कहाँ चेक होता है? अकाउंटेंसी में। और कौन चेक करता है? ये ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है और देखता है कि आपने रिकॉर्डिंग तो कर दिया, लेकिन और आंसर भी आ गया, लेकिन आपका जो रिकॉर्डिंग है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है कि नहीं, कॉन्वेंशन के हिसाब से सही है कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों के साथ अभी तक क्या हुआ है कि हम लोग जब बनाए हैं बुक में, तो बुक में तो आंसर दिया रहता है। अब सोचिए कि जब आप रियल लाइफ में बनाइएगा तो आपको आंसर मिलेगा? खुद सोचिए, अगर बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं ना देगी, और अगर उसको पता ही प्रॉफिट है तो फिर बनवाएगी क्यों आपसे? बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको बनवाने के लिए दी है कि भाई बना दो, आप मेरा अकाउंट्स बना दो, तो अगर आप ट्रेडिंग पीएल बैंक ऑफ इंडिया का बना रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट पता ही नहीं है। आप जो निकाल देंगे बैंक ऑफ इंडिया उसको प्रॉफिट मान लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। और हम लोग को अब क्या रहता था? क्वेश्चन दिया रहता था, आंसर दिया रहता था, तो मैच कर लेते थे, हाँ मिल गया, ठीक है। तो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं ना मिलेगा, क्योंकि रियल लाइफ में अगर बैंक ऑफ इंडिया को पता चल जाए कि उसका नेट प्रॉफिट 50 लाख का है तो हमसे क्यों बनवाएगा फिर? इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। अब बताइए, कुछ भी नहीं पता और आप अपनी मर्ज़ी से जो बना दीजिएगा, अगर बराबर मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं होता, इसकी ये गारंटी नहीं होती कि आपका अकाउंटिंग परफेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं और उसका ऑडिट करा देते हैं, चेक करवा लेते हैं कि हमको दिख तो रहा है बराबर, लेकिन पता नहीं ये रूल्स के हिसाब से सही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है कि नहीं, कॉन्वेंशन के हिसाब से सही है कि नहीं। उसके लिए हम लोग सीए को बुला लेते हैं, और यही सीए का मेन काम है। सीए मेन काम क्या करता है? ऑडिटिंग। दिन रात उसका काम है ऑडिट का।
और कुछ नहीं, खाली ऑडिटिंग करता है। और जब ऑडिट किया तो अपना एक रिज़ल्ट है ना, कंक्लूज़न देता है मालिक को कि मेरे ऑडिट में ये हमको पता चला कि ये प्रॉब्लम आपके यहाँ है, ये अच्छी बातें आपके यहाँ हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ऑडिट रिपोर्ट में लिख के मालिक को पकड़ा देता है कि भैया लो, तुम हमको पैसा दिया था 1.5 लाख रुपये ऑडिट करने का, हम ऑडिट करके आपको रिपोर्ट दे दिए, अब आप इसको संभालो। और उसको एक्सप्लेन करता है मालिक को कि ये प्रॉब्लम आपके यहाँ है, अगर नहीं सुधारे तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद मालिक क्या करेगा, शुरू इन्वेस्टिगेशन कि ठीक करो इसको, चाहे जैसे भी हो ठीक करना चाहिए। तो यही है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग ज़्यादातर ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग तक रहे, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन को छोड़ दिए, जबकि मेजर पार्ट यही है। क्योंकि हम लोग अभी तक जो अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें हमारे पास आंसर दिया रहता था ट्रेडिंग का, पीएल का, बैलेंस शीट का, मिला दिया, दैट्स ऑल। लेकिन रियल लाइफ में जब आप बनाएंगे पहली बार, क्योंकि जिस कंपनी का बनाने जा रहे हो उसका पहले कभी बना ही नहीं, तो जब पहले कभी नहीं बना तो आपके पास आंसर कहाँ से मिलेगा। और जब आंसर नहीं मिलेगा तो जो आप बनाएंगे और अगर मिल गया तो अकाउंटेंट को समझ में आ जाता है कि मेरा सही है। लेकिन ये सही है कि नहीं है ये पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, उसका ऑडिट करेंगे, चार्टर्ड को बुला के चेक करवाएंगे कि सही है कि नहीं। चार्टर्ड चेक करेगा और अपना लास्ट में क्या करता है, रिपोर्ट देता है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है पूरे बॉडी को और फिर अपना एक रिपोर्ट देता है और समझाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो रिपोर्ट दिया, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। मालिक को पता चल गया कि मेरे यहाँ एक बीमारी है इंडस्ट्री में और इसका इलाज कैसे करना है, ये मालिक खुद ढूंढना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इसको ठीक करता है। यही है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आप एक अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे, वैसे हम यहाँ बता देते हैं। इसको लेखांकन चक्र बोलते हैं। एक साल के अंदर अकाउंटिंग साइकिल पूरा चलता रहता है। देखिए ये पूरा साइकिल है, एकदम राउंडेड एकदम चलेगा। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनता है, जर्नल बनता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन के बाद क्या बना, जर्नल। जर्नल के बाद यहाँ क्या बनता है, लेजर। हिंदी लिखने की जरूरत है क्या इधर। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद यहाँ क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट। और फिर ये बनता है ट्रांजैक्शन। यही चलता रहता है साइकिल। और ये कितने साल में चलता है, तो बोलता है 1 अकाउंटिंग ईयर में। ये 1 अकाउंटिंग ईयर में मूव करता रहता है। एक अकाउंटिंग ईयर में ये हमेशा घूमता रहता है, यानी एक साल में। कब से का स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, कौन कौन सा होता है, तो 2 तरह का अकाउंटिंग ईयर होता है। वैसे अकाउंटिंग ईयर अगर बात करें तो 2, पहला होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप लोग वित्तीय वर्ष सुने होंगे, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और एक होता है कैलेंडर ईयर, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। कोई दिक्कत है। और ये बोलता है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर। कुछ भी अगर नहीं बोलेगा तो अकाउंटिंग ईयर हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च ही बोलते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में मूव करता रहता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या होता है, जर्नल। फिर क्या होता है, लेजर। फिर क्या होता है, ट्रायल। फिर ट्रेडिंग पीएल और फिर बैलेंस शीट। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई बिजनेसमैन जर्नल नहीं बनाएगा तो क्या अकाउंटिंग वो कर सकता है पूरा। जर्नल बनाना नेसेसरी है क्या। मेरा ये मानना है कि हम बिज़नेस में अकाउंटेंट हैं, हम बोले सर आप जर्नल मत बनवाओ, बहुत पैसा वेस्ट होता है, इतना पेज ख़राब होता है, वर्कर रखने पड़ते हैं आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए। 1 लाख ट्रांजैक्शन रोज़ का है, कितना जर्नल बनाने के लिए बंदा रखना चाहिए। रोज़ का 1 लाख ट्रांजैक्शन है, जर्नल बनाने के लिए कितने बंदा रखना चाहिए। कम से कम 10 भी रखेंगे तो 10-10 हज़ार महीने का, 1 लाख रुपये महीने का वेस्टेज हो रहा है। किस लिए, जर्नल के लिए। क्या जर्नल रखना कंपलसरी है क्या, तो याद रखिएगा नहीं, जर्नल लिखने का कोई कंपल्सन नहीं। आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। गवर्नमेंट बोलती नहीं जर्नल बनाने की, गवर्नमेंट बोलती है हमको अकाउंटिंग चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जर्नल नहीं बनाते, ट्रांजैक्शन से बाईपास पकड़ के लेजर में पहुंच जाते हैं। और इस बाईपास का नाम आप जानते होंगे, सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक, सहायक बही। वैसे लोग जो जर्नल नहीं बना सकते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम पैसा वेस्ट नहीं करें जर्नल बना के, तो वो कौन सा चीज़ बना लेते हैं, सब्सिडी बुक।
बना के लेजर में पहुंच जाता है, लेकिन लेजर से रास्ता सेम पकड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि किसी बिजनेसमैन के लिए दोनों में से कोई एक ही बनाना है। किसी बिजनेसमैन के लिए दोनों में से कोई एक बनाना है, या तो वो जनरल वाला रास्ता पकड़ेगा या तो सब्सिडी बुक वाला रास्ता पकड़ेगा, एक ही पकड़ना है। या तो आप इस रास्ते से आइए, या तो इस रास्ते से। इसका मतलब है कि कोई बिजनेसमैन या तो जनरल बनाएगा या सब्सिडी बुक बनाएगा। अगर वो सब्सिडी बना लिया सब्सिडी बुक, तो जनरल नहीं बनाएगा वो, और अगर जनरल बना लिया तो सब्सिडी बुक नहीं बनाएगा। आप लोग पढ़े होंगे अगर 11th में, तो दोनों का नाम एक ही होता था। इसको भी बोलते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इस चैप्टर में भी लिखा रहता था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कि पहली बार जिस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको ओरिजिनल बोलते हैं ना, उसके बाद तो डुप्लीकेट चलता है। इस समय डुप्लीकेट एंट्री होता है। पूछेगा जनरल में कौन सा एंट्री होता है? लेजर में। तो लेजर में डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट क्यों? क्योंकि पहली बार रिकॉर्डिंग जनरल में हुआ, अब जर्नल के आधार पर उठा के कॉपी पेस्ट मार रहे हैं लेजर में, फिर ट्रायल में, हाँ या नहीं? तो पहली जो प्राइम एंट्री होता है, जो मेन रिकॉर्डिंग होता है, वो यहाँ पे होता है। इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, और इसको भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। दोनों चैप्टर में देखिएगा वही लिखा होगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडी बुक। इसका मतलब है कि जो छोटे बिजनेसमैन होंगे, जिनके यहाँ कम लेन देन होगा, जिनके लेन देन को जर्नल में लिखना पॉसिबल होगा, वो पकड़ेगा ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके यहाँ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, वैसे बिजनेसमैन सब्सिडी बुक का रास्ता पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बिग बाज़ार में आप जाएंगे तो ये पकड़ता है, वो जर्नल नहीं बनाता। अब बैंक में जाइए, खड़ा होकर देखते रहिए, जर्नल बनाता है नहीं बनाता है, सब्सिडी बुक पकड़ के आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। सब्सिडी बुक कौन बनाएगा? जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। और जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन कम होगा वो कौन बनाएगा? जनरल। जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा वो बनाएगा सब्सिडी बुक, और जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन कम वो क्या बनाएगा? जनरल। और दोनों रास्ता फिर बाईपास पकड़ के एक ही जगह मिलेगा, वो क्या है? लेजर। कोई दिक्कत है? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जनरल बनाना कंपलसरी नहीं, दोनों ओरिजिनल बुक है। ओरिजिनल बुक मतलब पहली बार, और ये सब डुप्लीकेट होता है। अच्छा एक बात बताइए आप, ओरिजिनल डुप्लीकेट समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने जर्नल बनाते समय कोई गलती कर दी तो इधर कहीं पकड़ा सकता है वो गलती? ऐसा एरर किया ना कि ट्रायल में भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, वन साइडेड ट्रायल में इफेक्ट डालते हैं, टू साइडेड ट्रायल में इफेक्ट नहीं डालते। वो गलती टू साइडेड कर दिया, लिखना था 1 लाख लिख दिया 10-10 हज़ार। अब क्या हुआ? कहीं पता नहीं चलेगा, हाँ या नहीं? अब सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि यहाँ वाला अकाउंटेंट को ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। बीकॉम पास भी है तो लिख लेगा, बीकॉम पास भी है तो वो लिख लेगा, 12th भी है तो लिख लेगा, बट नॉलेज पूरा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ वाला अगर गलती कर दिया तो आगे वाला कुछ नहीं देखता है कि आप क्या करके लाएँ, उसी के बेस पर आगे बनाते चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि गलती से एक्सरे करने वाला गलत रिपोर्ट दे दिया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या किया, गलती से या ब्लड टेस्ट कराया, गलती से गलत रिपोर्ट दे दिया। क्या होगा? डॉक्टर तो नहीं देखेंगे शरीर के अंदर क्या हो, तो रिपोर्ट देखें प्रॉब्लम है, या बाई मिस्टेक वो क्या किया, ब्लड चेंज हो गया उसका, और चेंज हो गया तो दूसरे आदमी को कैंसर था, उसको दे दिया नॉर्मल रिपोर्ट, और जिसको नॉर्मल था उसको दे दिया कैंसर। अब डॉक्टर लिख दिया कि दवा खाओ। अब कैंसर का दवा खा रहा है, कभी कभी डायलिसिस भी कर दिया, पता चला पूरा खून निकाल लिया और नया खून डाल दिया। गलती कहाँ हो रही है? एक छोटे से कलर के की गलती, जिसको ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं था, उसकी गलती को। अच्छा अब एक और चीज़ है कि यहाँ से अगर आप रेफर हजारीबाग से रांची भी चले जाते हैं तो भी समस्या है कि वहाँ का डॉक्टर भी वही चीज़ देखेगा। लेकिन यही चीज़ अगर भेलोर में चले जाते हैं तो वहाँ क्या करता है, वहाँ का डॉक्टर बोलता है नहीं ये रिपोर्ट हटाओ, हम फिर से एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब जब आप चार्टर्ड के पास जाएंगे ना, सीए के पास, सीए बोलता हम नहीं जानते सर, सारा रिपोर्ट तुम दो, हम फिर से अकाउंटिंग कराते हैं, हम खुद से अकाउंटिंग करवाएंगे अपने स्टाफ से, सारा कुछ हम आपका देखेंगे, तब देखेंगे रियल में प्रॉब्लम क्या है। और इसलिए आप देखते हैं कि वेलोर में जो जाता है वो ठीक होकर आता है। इसका मतलब है वहाँ के डॉक्टर पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करते। यही चीज़ यहाँ भी होता है। सीए वही काम करता है, बोलता है हमको आपके लेन देन से कोई मतलब नहीं, आपके रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं, आप हमको दे दीजिए, हमारा बंदा जाएगा आपके यहाँ पूरा रिकॉर्डिंग करेगा, चेक करेगा सब कुछ, और तब आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉब्लम है क्या। नहीं तो दीमक की तरह सड़ जाएगा अंदर, शरीर जैसे सड़ रहा है ना बीमारी से, वैसे दीमक की तरह से आपका इंडस्ट्री सड़ जाएगा अकाउंटिंग के कारण, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है और यही सर्कुलेट करता है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि सब्सिडी बुक में, अच्छा सब्सिडी बुक में कितने बुक होते हैं? 8 बुक होते हैं। कितने बुक्स हम लोग पढ़े थे? 8 बुक्स पढ़े थे। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
कि आखिर क्या ज़रूरत है जर्नल बनाने का, क्या ज़रूरत है सब्सिडी बुक बनाने का।